नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जो है सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा कार्यक्रम जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक हम आपके बीच में लेकर आते हैं 12 से 1 बजे के बीच। और भी जिस मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं वो बहुत खास होता है, क्योंकि वो जुड़े होते हैं मुद्दे आपसे और हम सब से। और जब भी हम उन मुद्दों को उठाते हैं और उन पे हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने का जो माध्यम है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत आसान है। टेलीफोन एक माध्यम जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर्स जो हैं हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर दे रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और उसके माध्यम से आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही खास विषय है। हमेशा हम बात करते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर हम उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते हैं। और अगर हम अधिकार की बात करते हैं महिलाओं को, तो उससे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि उन अधिकारों को लेकर उन महिलाओं को जागरूक करना। अगर हम लड़ने की बात करते हैं अधिकार को लेकर, तो उससे पहले जागरूक करना बेहद ज़रूरी होता है। यानी कि आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो विषय है हमारा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 1 जून 2023। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो हम सब जानते हैं कि पन्नों को पलटाना पड़ेगा पीछे और याद करेंगे आज के दिन में क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुई थी। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास पर। आज ही के दिन अगर हम बात करते हैं तो 1979 की अगर हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिला बनाया गया था। आज ही के दिन 1980 की बात करते हैं तो पहला 24 घंटे का समाचार देने वाला चैनल केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1996 में SD देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे। और इसी के साथ 2007 में बात करते हैं आज ही के दिन, तो धूम्रपान यूनाइटेड किंगडम ने सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया गया था। ये तो हमने नज़र डाली थी इतिहास के उन पन्नों पे जो आज के तारीख में घटित हुए थे। लेकिन जब हम विचार की बात करते हैं तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आज के विचार हमारे कल का निर्माण करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आचार्य चाणक्य ने क्या विचार दिया है हम सबके लिए। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती और जागते रहने से भय नहीं होता। कितनी अच्छी बात बोली है आचार्य चाणक्य ने। जब भी हम अगर उनके नीतियों को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन को ज़्यादा सरल और सहज बना लेते हैं। और जहाँ कहीं भी अटकते हैं, कहीं ना कहीं वो उम्मीद की रोशनी हमारे सामने ज़रूर आ जाती है। और इसी के साथ में जैसे कि आज का विषय मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। माध्यम बहुत आसान है हमारे साथ जुड़ने का। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊँगी एक्सपर्ट के तौर पर भी बहुत खास हमारे साथ जुड़े हैं, मुलाकात कराएँगे। लेकिन मैं बताती हूँ आज ग्लोबल पेरेंट्स डे भी है, यानी कि हम ग्लोबली पेरेंट्स डे भी आज मना रहे हैं। तो मैं एक ऐसे अभिभावक से भी मिलवाऊंगी जो कि पेरेंटिंग को लेके कुछ टिप्स देंगे। इसी के साथ में मैं परिचय कराती हूँ। हमारे बीच में भारती जैन है जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं संयुक्त मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो में। मैडम, आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ हमारे बीच में योगिता यादव हैं जो कि अभिभावक हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पे आज वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम, आपका भी स्वागत करते हैं हमारे नमस्कार एमपी में। इसी के साथ में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारती मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम लोग महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से अगर मैं अधिकारों की बात करती हूँ तो वो होते क्या हैं महिलाओं के? अधिकार यानी हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते से ही जब पेट में बच्चा आता है माँ की, तब से हमारे अधिकार हमारे साथ आ जाते हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात करूँ, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान, ये 3 अधिकार जो महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं। मतलब राइट टू वेयर, राइट टू ईट एंड राइट टू डू एनीथिंग दैट दे वांट, बट सही तरीके से, सही डायरेक्शन में। बिल्कुल। हमेशा हम ये ये बोलते हैं भारती मैम कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ने से, आवाज़ उठाने से पहले हम उन अधिकारों के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। लड़ने ये नहीं कि सामने वाले ने कुछ बोला डंडा लेके हम पहुंच गए, नहीं, पहले हम अपने अधिकार तो जाने कि वाकई जो हम जिस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि वाकई वो सही है या गलत है। अगर गलत चीज़ है तो आपका पूरा अधिकार है, एक आम आदमी का भी अधिकार है कि वो अपने राइट के लिए फ़ाइट करे, लेकिन सही होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि राइट टू फाइट, बट सही चीज़ के लिए राइट फाइट करना।
ऐसा है। बिल्कुल, और उन अधिकारों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्यों जानना ज़रूरी है उस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन योगिता जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है, तो सबसे पहले तो जब पेरेंट्स की बात आती है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है पेरेंटिंग को लेकर, जी क्योंकि कैसे पेरेंट्स कैसी पेरेंटिंग करें ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जी। और हर माँ बाप को ये लगता है कि हम बेस्ट पेरेंटिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं और देते ही हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से पेरेंटिंग के सही मायने क्या होते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को, हाँ यानी हम सब अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे उसी को लेके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टाइम दें अपने बच्चों को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, टाइम देना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम अपने बच्चों को समय देते हैं तो उनका और हमारे बीच में एक जो सामंजस्य होता है, एक अटैचमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बहुत अच्छी टिप मैंने देखी थी, सुनी थी किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, कि हम हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम खुद बीइंग अ मदर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसके कारण इमोशनली भी हम उनके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हम तो रहते ही हैं, बच्चा भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को अटैच फील करता है। इसी के साथ में मैं भारती मैम आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपकी संस्था जो काम कर रही है अधिकारों को लेकर, तो वो किस तरीके से काम कर रही है और किन मुद्दों को लेकर काम कर रही है, वो मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारी संस्था का मेन रोल है कि लोगों के राइट्स के लिए बात करना, लोगों के अधिकारों के लिए बात करना। क्योंकि आज के देश में अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं है, हमारे अधिकार होते क्या है, हम किस तरह फ़ाइट करें। और अगर पता भी होता है तो हमारी जो क्लास होती है, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कहीं ना कहीं हेजिटेट होती है, घबराती है अपने बारे में बात करने से, अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमारे बारे में पता लग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो हमारी संस्था का काम है सेकेंड हैंड पे, पहले आप जाइए थाने या जिस कंसर्न पर्सन से उससे प्रॉब्लम है आप उनसे बात कीजिए। अगर वो नहीं सुनते हैं देन उस कंडीशन में हम अपने पास लाते हैं उस केस को और उनके लिए फ़ाइट करते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि अधिकारों को लेकर आप लोग सब लोगों को हेल्प करते हो, जो भी महिला के अधिकार होते हैं, तो क्या सिर्फ महिलाओं को लेकर आप काम करते हो कि किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको लेकर आता है उन सभी क्षेत्रों में आप काम नहीं, करते हम हो? महिलाओं के लिए सारे क्षेत्रों में, चाहे वो पुरुष से रिगार्डिंग हो, महिलाओं से, यहाँ तक कि एक हम कहते हैं ना जानवर या पेड़ पौधे, उनका भी अपना एक अधिकार है, उनके लिए भी हम फाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक पशु है, जैसे कई बार आजकल लोग होते हैं स्ट्रीट डॉग्स बाय मिस्टेक काट लेते हैं तो उन पर डंडा लेके मारना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। आपको लगता है वो, आप नगर निगम में कॉल कीजिए, उनको आप बताइए तो वो लेके जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। पेड़ पौधों के काटना जो गलत है तो वो भी उनका अधिकार है भाई, उनको प्रगति ने उनको भी जगह दी है, स्पेस दिया है, तो उनका भी उसी जगह रहने का अधिकार है। तो उन सभी अधिकारों के लिए हम ये फाइट करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए जी अशोक जी, प्रश्न कीजिए। अशोक जी, हमारी आवाज़ आप तक? हाँ जी। जी मैडम जी, हम मैडम जी से ये जानना चाहते हैं, आज जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। The person you are speaking with has put हमारा संपर्क उनसे टूट गया है और इसी के साथ में हम फिर से आपके कॉल का इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं जी। वैसे उनका जो प्रश्न था मैम, मैं ये उनका जो प्रश्न है वो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाएं, क्योंकि ये तो आपकी संस्था कर रही है, बट अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऐसी कौन सी संस्थाएं काम करी उनको नहीं पता होता है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएं और किससे संपर्क करें? सबसे पहले तो अगर महिला पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले होता है उनका फैमिली सपोर्ट। सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स शेयर करें, देन आफ्टर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। इन कंडीशन उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है, किसी कारण से आनाकानी करते हैं, तब उनके वो हमारे पास आते हैं, हम उस केस को रजिस्टर कराने में उनको हेल्प करते हैं पूरा। लेकिन मैम मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ इस बात को लेकर कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो महिलाएं हैं या फिर किसी की भी हम बात करते हैं तो पुलिस स्टेशन जाने से थोड़ा सा कतराती हैं, खासकर महिलाएं कतराती हैं। फिर सेकंड आता है कि हमें किसी एडवोकेट के पास जाना होगा तो उनके चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इससे भी कतराती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें, और वहाँ जाके भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या किया जाए? देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपको मेंटली ये सेट करना पड़ेगा कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वॉइस तो रेस करनी पड़ेगी, या तो फिर है कि सहन करते रहो, जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट वर्स ही मिलेगा आपको, और जब नहीं सहन करना गलत चीज़ को तो वॉइस रेस करना है। और वॉइस रेस करने के लिए थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। थाने जाना, पुलिस चौकी जाना
या आपको वकील के पास जाना है। मानते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर प्रॉपर चैनल है तो प्रॉपर चैनल यही है कि हमें अपने थाने जाके उसको बात को रखना। थाने में नहीं सुनवाई होती तो उससे डीएसपी, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, एक प्रॉपर चेन है। उस चेन को फॉलो करते, सिस्टम को फॉलो करते हुए ही आपकी प्रॉपर न्याय मिलेगा आपको। लेकिन उसको आपके लिए आपको खुद को फ्रंट में आना पड़ेगा। आपके लिए हम खड़े हैं, लेकिन जब तक आप आके खुद नहीं खड़े होंगे तो आपके लिए कौन आपके लिए फ़ाइट करेगा। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आज का जो दिन है यानी कि 1 जून जो है वो विश्व दुग्ध दिवस के तौर पे भी हम लोग मनाते हैं। इसी के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। योगिता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पेरेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हम एक बात बच्चों को कहते हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया था, या हमारे पेरेंट्स ऐसा बोलते थे तो हम बहुत आसानी से इस बात को मान लेते थे। हमारे समय में ये नहीं होता था। तो वो जो दौर था हमारे समय वाला और आज का जो दौर है, तो आपको क्या एक अंतर, विशेष तौर पे एक बड़ा सा अंतर दिखता है? बहुत अंतर है। पहले हम छुट्टियों में जाते थे अपनी नानी और मामा के घर में, आजकल बच्चे सिर्फ फ़ोन में ही रहते हैं। तो आप अपने बच्चों की सुनिए भी, उन्हें लेके जाइए बाहर, और उनसे स्पेशली जब आप उनसे कोई प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर जो आप फॉलो करते हैं तो बच्चे भी फॉलो करेंगे वही। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पहले के समय में जो हम समय अपने परिवार के साथ में स्पेंड करते थे बच्चे, हाँ। वो आज के समय में वो चीज़ बहुत कम हो गई बहुत है। कम हो गई है। बच्चे फ़ोन से जुड़े रहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, टीवी में रहना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि आप बच्चों को टाइम दीजिए, अपना टाइम दीजिए। वो जो कंफर्ट जोन में हैं आप उसमें जाइए, बजाय इसके कि आपके बच्चे आपके कंफर्ट जोन में जाएं, आप उनके कंफर्ट जोन में जाइए, उनसे बात करिए। अगर उन्हें टीवी पसंद है, थोड़ी देर उनके साथ टीवी देखिए, उन्हें समझाइए क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और कैसे। आप ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश करिए। बिल्कुल। कंफर्ट जोन की अगर हम बात करते हैं तो शायद हमारे टाइम में तो कोई कंफर्ट जोन होता ही नहीं था मैम कि हम लोग कहाँ पे एसी, कहाँ पे कूलर, शायद ये सब तो जानते ही नहीं थे। जब गर्मियाँ की छुट्टी होती थी तो नीचे फर्श पे ही सारे कजिन्स लेट जाया करते थे और अपनी वेकेशंस को एंजॉय किया करते थे। लेकिन अब के समय में सबको प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हमको अपना रूम सेपरेट मिल जाए, बच्चों को भी हमें चाहिए, मोबाइल सेपरेट मिल जाए और हम लोग उसमें ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, क्योंकि पेरेंटिंग की अगर बात करते हैं, क्योंकि आज ग्लोबल पेरेंट्स डे है, तो मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों को भी मैं यही अपील करूँगी कि हमारे साथ जुड़िए और भी जो आपके सवाल आपके मन में आप हमसे कर सकते हैं, और अभी इसी दौरान हम आपसे बातचीत करेंगे। इसी के साथ में भारती मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? मतलब एक उद्देश्य को आप लेके चले होंगे, टारगेट को लेके चले होंगे आपकी टीम, तो क्या उद्देश्य है उसका? हमारा मेन उद्देश्य है कि जो लोग आज न्याय के लिए परेशान हो रहे हैं, दर भटक रहे हैं, कई लोगों को तो रास्ते मालूम है लेकिन जाने से घबराते हैं, तो उनको काउंसलिंग करना, उनको प्रॉपर चैनल तक पहुंचाना, या कई लोगों को रास्ता पता ही नहीं कि हमारे साथ गलत तो हो रहा, हम जाए कहाँ, तो उनको प्रॉपर गाइड करना, उस वे पे ले जाना, ये हमारा मेन मोटिव है। उनको ओवरऑल मतलब लास्ट में एक्सीड है कि हमें न्याय दिलाना, और स्पेशली जो एक पंक्ति में सबसे आखिरी में मजबूर इंसान खड़ा है उसको आगे लाके बताना कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद के लिए खड़े हैं, घबराओ नहीं, हम सब मिलके कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर न्याय दिलाएंगे, एक सही रास्ता दिलाएंगे। कितना समय हो गया आपकी संस्था को काम करते हुए? एमपी में हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में करीब हम लोग 13 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ज़िलों में। बिल्कुल। तो आपका जो ये संस्था है वो एनजीओ है, कोई ट्रस्टी है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? हम लोग ट्रस्टीज़ हैं, एनजीओ सरकार के अधीन होती है, हम लोग फ्री हैंड हैं, फ्रीलांसर्स हैं, किसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि जो एनजीओज होते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो हम किसी के अगेंस्ट में भी वॉइस रेज करने से घबराते नहीं, डरते नहीं हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ ऐसे अधिकारों को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो अधिकार जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं और जिसके लिए हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो ऐसे अधिकारों का अगर आपको लगता है कहीं पे भी कुचला जा रहा है या उनके विपरीत कोई भी काम किया जा रहा है, तो आप सभी को अधिकार है अपने जीवन का, आपको अधिकार है उन अधिकारों के लिए लड़ने का। और अगर हम बात करते हैं उन अधिकारों के बारे में मैम, तो मैं एक बार पूरी डिटेल चाहती हूँ उन महिलाओं के अधिकारों को लेकर कि जो एक्चुअल में उसकी हकदार है। वैसे तो हर व्यक्ति ही अपने अधिकारों के लिए हकदार है, लेकिन आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कई बार ऐसा हम देखते हैं कि उनको उनके मन का कपड़े भी नहीं पहनने दिए जाते हैं, तो क्या भी वो भी उनके अधिकार के अंदर आता है? एक महिला के अगर हम अधिकार की बात करें, सबसे पहले राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार, पहनने का अधिकार, खाने का अधिकार,
फिज़िकल टॉर्चर जो हम नहीं सहन करते हैं, मेंटल टॉर्चर तक उनके अधिकारों में आता है कि आप मेंटली भी किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। क्या होता है ना, आपने टच नहीं करा लेकिन बातों से भी उनको मेंटली घायल करते हैं। तो ये सब उनके अधिकार होते हैं। जो चीज़ हमें गलत लगती है उसके अगेंस्ट में वॉइस उठाना हमारा अधिकार है। बस सिंपल से अगर हम बात करें, जो हमें गलत लगता है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, लेकिन कई पॉइंट्स पे हम भी समझ जाते हैं ना कि हमें किसी का टच करना, अगर आपको लगता है कि कोई ने हमें टच करा गलत में, आपको नहीं पसंद, तो उसी वक्त उसको टोके, भाई दूर से बात कर। या आपको उसका वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद तो उसी वक्त उसको स्टॉप करो। सबसे मेन चीज़ होती है मेरा कहना कि कई बार हम जर्नी में ट्रेवल करते हैं, कोई हमें गलत टच करके निकल गया, हम चुप रह जाते हैं। चुप रहना ही सबसे बड़ा एक हमारा खुद का एक गुनाह है कि चुप रहना नहीं है। उस समय अगर हम वॉइस उठा देंगे तो शायद अगली लड़की के साथ गलत होना है, वो उस समय रुक सकता है, वो डर जाएगा सामने वाला। तो गलत बात के लिए, चाहे सामने वाले के साथ गलत हो या आपके साथ गलत हो, उस समय आवाज़ उठाना वो हमारा अधिकार है। पब्लिकली आपको, आम जनता के बीच भी आप अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं, अलग से भी वॉइस रेस कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप आम लड़की हैं, आम इंसान हैं, तो आपका अधिकार नहीं है। नहीं, आप आम जनता का ही, आम लोगों का ही अधिकार होता है। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा मेरे से कि महिलाएं कहाँ जाएं, या न्याय का हमारा लंबा प्रोसेस होता है। तो उसमें एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, इवन जनता को, कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के समय काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट करा था। और स्पेशली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई। वो अगर ये सोच के बैठ जाती कि मेरा इतना बड़ा महल छोड़ के कहाँ जाऊँ, 2 साल के बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ, तो शायद आज हम आज़ादी के लिए आज भी हम फाइट करते होते। लेकिन उस जैसी महिला ने अगर पेशेंस के साथ अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और लड़ी देश के लिए, तो आज हम इस आज़ादी में सांस ले रहे हैं। तो पेशेंस तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अधिकारों के लिए रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी तक आपकी संस्था ने कितने ऐसे केसेस हैं जो सॉल्व किए हैं? हमारी संस्था का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी केसेस आते हैं, 10 में से 8 से 9 केसेस हम सॉर्ट आउट करते हैं। महीने में 4 से 5 केसेस आते हैं हमारे पास। 4 से 5 केसेस आपके पास हर महीने आते हैं? जी, और उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार। ये तो मैंने मिनिमम बात बताई कि मतलब आज अभी मैं मॉर्निंग में आ रही तभी मेरे पास एक कॉल आया कि मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे इतने टाइम में मिलिए, मैं आपसे चर्चा करूँगी। जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो दर्शकों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितने प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को जानती भी हैं। आवाज़ उठाना तो बहुत आगे की बात हो जाती है, अगर हम उन्हें जानते ही नहीं हैं तो आवाज़ कहाँ उठाएंगे। तो इतना समय जो आपने अपने फील्ड को दिया, आप इतने सारे लोगों से डील करते हैं, आपको क्या लगता है कि आज भी महिलाएं, कितना प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं कि जो आज भी अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं? हाँ, इसमें एक बात बोलूँगी तपस्या जी, महिला नहीं, अगर हम जनरल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 2 से 3% लोग हैं आज की डेट में जो अधिकारों के बारे में जानते कि मानव अधिकार होता क्या है। इवन कई लोगों को बेसिक स्पेसिफिक मानव अधिकार है क्या वो भी नहीं मालूम है। तो हमें लोगों के लिए, इसके लिए भी लोगों को काउंसिल करना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है कि भाई हमारे अधिकार ये हैं, हम इस चीज़ के अधिकार, इस जगह आप आवाज़ उठा सकते हो, इस जगह गलत को बात कर रोक सकते हो, इस जगह इस बात को काट सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी डेली बेसिक उसमें भी हमारे अधिकार होते हैं। बिल्कुल। तो हार्डली 2 से 3% लोग हैं जिन्हें इनके बारे में मालूम है। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अगर हम अपने ही जीवन में, अपने ही उस जीवन काल के जो हमारे अधिकार हैं, अगर हम उनको नहीं जानते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। और उन अधिकारों को जानना हमारा कर्तव्य है और हमको उनको जानना भी चाहिए। इसी के साथ में मैं योगिता जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत समय जो है परिवर्तन हो गया है। पेरेंट्स पहले जो माएँ होती थी अधिकतर घर में रहा करती थी, बच्चों की परवरिश किया करती थी, अब वो माएँ जो हैं वर्किंग भी हो गई हैं। तो ऐसे समय में बच्चे को टाइम देना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में उन माओं को आप क्या बोलोगे कि जो वर्किंग है वो कैसे टाइम निकालें, कैसी छोटी छोटी चीज़ों को मायने रख के वो अपने बच्चे को टाइम दे सकती हैं? देखिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं, तो वो आपका और आपके बच्चे का टाइम होगा। आप बच्चे के साथ 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उसके साथ कार्टून देख सकते हैं, वो भी आपका और आपके बच्चे का टाइम होगा। आप उसके साथ कहीं जा सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम हो। तो आप जितना इंटरेक्ट करोगे बच्चे के साथ वो आपके लिए और बच्चे के लिए ज़रूरी है और अच्छा भी है, हमेशा के लिए अच्छा है। एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है और बच्चा भी आपके साथ रहता है। फैमिली को समझाइए, सपोर्ट कीजिए, दादी दादू बुआ, इनसे सबसे ज़रूरी है बच्चे का जुड़ना ज़रूरी है कि आपके माहौल में कोशिश कीजिए कि अगर वो बाहर खेलता भी है तो आप ऑब्ज़र्व करें उसको, कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या बात कर रहा है। दूर से हर बात में टोकना ज़रूरी नहीं है, पर बच्चे के साथ थोड़ा टाइम दीजिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि
छोटी छोटी चीज़ें जो दिनचर्या में हम लोग शामिल कर सकते हैं। बच्चे के साथ हम टेलीविज़न देख सकते हैं, बच्चे के साथ हम खाना खा सकते हैं एक डाइनिंग टेबल पे शेयर करके। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके साथ खाना खाते हैं उस समय पे बच्चा सोशल मीडिया से भी दूर रहता है, उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं होता, और हम एक रिस्ट्रिक्ट जोन बना सकते हैं कि उस समय पे हमको ना टीवी देखना है ना मोबाइल देखना। उस समय हम उनसे संवाद कर सकते हैं, उनके साथ हम शॉपिंग पे जा सकते हैं, उनकी हम चॉइसेस पे इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ों को ध्यान रख के हम अपनी बॉन्डिंग को भी बेहतर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। यहाँ पे मैं भारती जी आपसे जानना चाहती हूँ, जब केसेस आपके पास आते होंगे इस तरीके से कुछ भी, तो आप वेरीफाई कैसे करते हैं कि वो सही केस है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सही नहीं भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कई बार हमारे पास जब केसेस आते हैं तो पहले तो हम सामने वाले की बहुत आराम से तसल्ली से बात करते हैं, क्योंकि जनरली इंसान एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी अपनी साइड की बात ज़्यादा सुनाता है, इनफैक्ट सामने वाले की बात को गलत ठहराते हुए। तो पहले हम उसकी बात सुनेंगे, पूरा उसकी डिटेल लेंगे, देन उनको हम कुछ टाइम देते हैं। उस कंडीशन में हमारी जो टीम रहेगी ऑन ग्राउंड जाकर उसको वेरीफाई करती, वेरिफिकेशन टीम अड़ोसी पड़ोसियों से चर्चा करती, उनके रिश्तेदारों से चर्चा करती, कोशिश करती कि कम उसमें ज़्यादा उनकी बात को साम फैलाए बिना उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके काम करती खुद। हम अगर हम शॉर्ट में बोलें कि ग्राउंड लेवल पे जाकर उनका पूरा वेरिफिकेशन करती है कि वाकई जो बता रही बातें वो सही है या गलत है, या वो कुछ ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा के बता रहा है। जब हमें लगता है कि वाकई केस जेन्युइन है तो फिर हमको सेकंड टाइम बुला के उस पर कैसे प्रोसीड करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है, उस चीज़ को हम आगे लेके फॉरवर्ड करते हैं केस को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे केसेस वाकई जेन्युइन आते हैं तो क्या आप डायरेक्टली उसके लिए केस फाइल करते हैं या फिर आप पहले काउंसलिंग उनकी करते हैं? पहले तो हमारा ये रहता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहता है कि आपने इस केस को कहाँ रजिस्टर्ड कराया, थाने गए कि नहीं, या जिस कंसर्न रिलेटेड केस है उस डिपार्टमेंट में आप गए कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं तो पहले हम कहते हैं ये प्रोसेस, हमको उनको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताते हैं या उसके रिगार्डिंग लेटर कैसे लिखना है उस डिपार्टमेंट में। अगर उनको लगता है कि हम जाएँ कि किससे मिले, तो हमारी टीम उनके साथ बैक सपोर्ट में पूरा कोऑर्डिनेट करके उस डिपार्टमेंट में पहुँचाती। देन आफ्टर अगर लगता है डिपार्टमेंट से रिप्लाई नहीं मिला है तो फिर उस केस को हम अपने एक रिटर्न हमारा कंसर्न लेटर लेके वो केस हम अपने हैंड ओवर लेते हैं। देन उनको उसको फॉलोअप लेके उस केस को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। हे नारी ये कहना तुमको किसी से नहीं है डरना, ये मोदी जी का कहना। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो रूरल एरिया में गाँव में जो पर्दा सिस्टम में महिलाएं रहती हैं उनका अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती, तो ऐसी महिलाओं का संस्कार सम्मान महान किस प्रकार से उनको मिले, इसकी जानकारी कहाँ से उनको हो? जी नंद किशोर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इनकी जानकारी इन्हें कहाँ से हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो सेकेंडरी हमारा पार्ट है सोशल वर्क, टाइम टू टाइम हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप्स लगाते हैं स्लम्स में जाकर, रूरल एरियाज़ में जाकर, जहाँ लगता है कि हमें महिलाओं को अवेयर करने की ज़रूरत है तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। हमारा मेन जो कहते हैं ना कि टारगेट्स रहता है स्लम्स की महिलाएं या रूरल एरियाज़ की महिलाएं जिनको वाकई अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है। क्या होता है ना कि हाई सोसाइटी इसलिए चुप रहती है कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। मिडिल क्लास थोड़ा बहुत अड़ोस पड़ोस से अपने रिश्तेदारों से डिस्कस करती, लोअर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज सुबह मारपीट हुई, शाम को बराबर हो गए, साथ खाना खा लिए, कहानी खत्म। लेकिन आवाज़ जो उठाने वाली बात होती है जब अति हो जाती है तो वो फिर घबरा जाती हैं किस तरह से आवाज़ उठाएं। तो हम बीच में उनके साथ कभी ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि इस तरह की संस्था है, संगठन है जो हमारे मदद के लिए बैठी है। आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ फीस की, तो आपकी संस्था क्या कोई फीस चार्ज करती है नहीं, बिल्कुल मदद नहीं, करने के लिए? बिल्कुल नहीं, हमारी संस्था की तरफ से टोटल फ्री है। हमारे पास पूरी लीगल सेल है, मेडिकल सेल है, एजुकेशन सेल है, जनरल फीमेल सेल है जो इन सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। और हमारा मकसद एक ही चीज़ है कि लोगों को न्याय मिलना, सही तरीके से न्याय मिलना। बिल्कुल। यहाँ पे योगिता जी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहती हूँ कि उन तमाम पेरेंट्स को, अभिभावक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में? सबसे पहले आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अब उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना टाइम स्पेंड करेंगे बच्चे को आप समझेंगे, बच्चा आपको समझेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। तो टाइम स्पेंड कीजिए बच्चे के साथ। कंक्लूजन यही निकलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अपने बच्चे के साथ में बिताना चाहिए ताकि बॉन्ड अच्छा हो सकता है और इससे बच्चा इमोशनली स्ट्रांग भी होता है। भारती जी, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, संक्षेप में दीजिए, क्या मैसेज आप देना चाहती हैं हमारे तमाम दर्शकों को? बस मैं इतना ही बोलूँगी कि गलत के खिलाफ शांत नहीं रहे, गलत के लिए वॉइस रेस करें। अगर कोई समस्या होती है तो जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हैं, चाहे वो आपके मदर फादर फैमिली दोस्त यार पड़ोसी अड़ोसी है,
उनसे ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि शांत रहना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, आवाज़ उठाना हर चीज़ का सोल्यूशन है। क्योंकि बढ़ती आज की डेट में महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ समस्याएं, उसका एक ही तरीका है, आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों का सही उपयोग कीजिए, सही डायरेक्शन में। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद सभी को मेरा। बिल्कुल, और इसी के साथ में आज हम लोगों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर चर्चा करी और ग्लोबल पेरेंट्स डे को लेकर हमने पेरेंटिंग पर चर्चा करी। हमारे बीच में भारती जैन मौजूद थे और इसी के साथ में योगिता यादव जी थे। हम आप दोनों का धन्यवाद करते हैं, आप समय निकाल कर यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, लेकिन यहाँ पे अगला जो हमारा सेगमेंट है पर्यटन, बहुत खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश की उन सब तमाम चीज़ों को हम ज़रूर आपको दिखाते हैं, वहाँ की जो नज़ारे हैं उन तक आपको पहुँचाते हैं जो बहुत खास है। तो आइए नज़र डालते हैं ग्वालियर पर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार इमारतों की एक सीमा प्रदान करता है। ग्वालियर के किले वास्तुशिल्प कौशल और जटिल डिजाइन के महान उदाहरण हैं। ग्वालियर का पहाड़ी किला और ग्वालियर शहर उत्तर भारत के इतिहास के अभिन्न अंग रहे हैं। ग्वालियर किला बलुआ पत्थर की ठोस दीवारों से घिरा लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वालियर किले में 3 मंदिरों, 6 महलों और कई पानी के टैंक सहित कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। ये लगभग अजेय संरचना और शायद भारत में सबसे सुरक्षित किला था। ये भी भारत में किले के बीच पर्ल के रूप में जाना जाता है। समय के एक बिंदु पर ग्वालियर का किला उत्तर और मध्य भारत के सबसे अजेय किले के रूप में माना गया था। ग्वालियर में पहाड़ी किला चोटीदार आकार में एक एकांत दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अन्य तुलनीय पहाड़ियों से घिरे एक पहाड़ी पर बनाया गया है। ये भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। कहा जाता है कि यह किला 8वीं सदी में बनाया गया था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित शक्तिशाली ग्वालियर किले से पूरा शहर दिखाई देता है। किले की दीवारें खड़ी ढलान पर रास्ता देती हैं। यह किला कई बार कई लड़ाइयों के लिए एक गवाह रहा है। किले के एक घुमावदार मार्ग है जो लगता है पहाड़ी है और पहाड़ी में नक्काशीदार जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। इसकी दीवारों के भीतर इस गढ़ में मध्ययुगीन वास्तुकला के खजाने कई चमत्कार महलों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। किले के सबसे प्रख्यात महलों में है आश्चर्यजनक अलंकृत मान मंदिर महल, जिसे मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग 500 साल के दौरान ग्वालियर का किला एक शासक से दूसरे शासक के पास चला गया। इसके केंद्र में एक बगीचा है जिसमें महाराज जयाजी राव सिंधिया की एक विशाल मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। यह छतरी इटालियन शैली में निर्मित है। महाराज बाड़ा की चारों दिशाओं में शॉपिंग सेंटर स्थित हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल भवन, टाउन हॉल और विक्टोरिया बाजार और महाराज बाड़ा परिसर में सुंदर प्रतिष्ठानों की विशेष सुविधा देखने लायक है। बाड़ा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहाँ आने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। महाराज बाड़ा ग्वालियर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। महाराज बाड़ा की वास्तुकला बड़ी ऐतिहासिक और सुंदर है। इसका कारण है महाराज जयाजी राव सिंधिया का वास्तुकला प्रेम। महाराज जयाजी राव सिंधिया ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शैलियों की 7 इमारतों का निर्माण करवाया था। महाराज बाड़ा में इटालियन, जर्मन, रशियन, मुगलई, राजपूती और चीनी वास्तुशिल्प की प्राचीन इमारतों को देखा जा सकता है। दर्शकों, हम लोगों ने पर्यटन में ग्वालियर के उन ऐतिहासिक किलों को देखा जो बहुत ही खास है मध्य प्रदेश के, और इसी के साथ में हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो है बहुत खास हमारे मेहमान, और आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। अगर मैं बोलूँ उम्र
तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो कहते हैं ना, उम्र जिसकी बात करते हैं वो सिर्फ एक नंबर होता है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। और वाकई जो काम उन्होंने कर दिखाया है उसके आगे तो यही बात सामने आती है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आज हम मुलाकात कराने वाले हैं हमारे मेहमान में ज्योति रात्रे जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, जिन्होंने हाल ही में 8,200 मीटर समिट किया था माउंट एवरेस्ट पे। हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। इसी के साथ में मैम, जैसे कि एज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा सुना है वो एक सिर्फ नंबर होते हैं, लेकिन आज आपने उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि आपने 8,200 मीटर की चढ़ाई चढ़ी है। और आज हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे पूरी दूरदर्शन की टीम की तरफ से। और जो जर्नी रही आपकी उसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है उन सब चीज़ों को जानने की, तो क्या शुरुआत कहाँ से हुई, उन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। शुरुआत जो है वो 2017 से हुई है। 2017 में मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई थी, और उस ट्रैक पे जाने के बाद जो पर्वतों ने मुझे आकर्षित किया कि मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये क्या हुआ है। और उसके बाद मन में एक विचार आया जब वहाँ से मैं लौटी कि मुझे एवरेस्ट जाना है। अब एवरेस्ट जाना है, एवरेस्ट कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। जितना कठिन एवरेस्ट है उतना ही कठिन उसकी तैयारियां हैं। और मेरे मन में जब ये विचार आया तब मैंने अपने आप से पूछा कि क्या इतना बड़ा विचार किया है तो क्या मैं उस लायक हूँ। तो जब मैंने ये सोचा तो उसके अगले साल 2018 में मैंने अपने आप को टेस्ट किया, और जो भारत का सबसे कठिन ट्रैक था पिन पार्वती ट्रैक, जो कि 100 किलोमीटर लंबाई का है और 5,300 मीटर हाइट है उसकी, उसको मैंने बिना किसी फिटनेस के सक्सेसफुली किया। और जब मैंने उसको सक्सेसफुली कर लिया तब मुझे लगा, एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं एक अच्छी ट्रेनिंग करूं और अपने आप को फिट करूं तो मैं एवरेस्ट चढ़ सकती हूं। जब ये विचार मैंने अपने घर के लोगों को बताया तो घर के लोगों का यही कहना था कि तुमने अपनी फ़िटनेस देखी है, क्योंकि मैं उस समय तक दौड़ तो नहीं सकती थी। दौड़ना भी मैंने 49 की उम्र में सीखा, और इस तरह धीरे धीरे करके मैंने अपनी फ़िटनेस बढ़ाई। और ट्रेनिंग की जब बात आई तो मैंने इंडिया के जो 5 बड़े संस्थान हैं माउंटेनियरिंग के, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भेजी। वहाँ मैंने फ़ोन से कांटेक्ट किया तो पता चला कि वहाँ पर सिर्फ 42 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो मैं मायूस हो गई। मैंने कहा ठीक है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो मैं खुद ट्रेनिंग करूँगी। मैंने इंटरनेट पे लोगों से बात करके माउंटेनियरिंग के बारे में जाना, और धीरे धीरे करके अपने को उस हिसाब से फ़िट किया। जब कुछ लोगों से मैं मिली और जो एवरेस्ट कर चुके थे या जो माउंटेनियरिंग करते थे, तो उन लोगों का कहना था कि अगर आपको एवरेस्ट करना है तो आपको सब कुछ छोड़ के 5 से 6 घंटे की एक्सरसाइज करना पड़ेगा और 2 साल के लिए हर चीज़ छोड़ना पड़ेगा। और मेरा मानना था कि अगर मुझे एवरेस्ट करना है तो मैं सारा कुछ करते हुए ही एवरेस्ट करूँगी, और वो मैंने कर दिखाया। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। मैंने अपने लिए एक 10 केजी की जैकेट बनवाई जो कि आयरन डस्ट से भरी हुई थी। उसको मैं अपने मॉर्निंग एक्सरसाइज जो रनिंग वगैरह के बाद में पहन लेती थी, और उसी को पहन के मैं अपने घर के सारे काम 6 से 7 घंटे तक करती थी। तो इस तरह मेरी वेट ट्रेनिंग हो जाती थी, और धीरे धीरे करके मैंने अपने शरीर को इसके लायक किया। मैंने अपने मानसिक तौर पे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उसके लिए मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के लिए मैं एक और काम करती हूँ, मैं डूडलिंग करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ। उससे मैं अपने आप को मेडिटेट करती हूँ, और इस तरह मैं अपने आप को तैयार करती रही। और फिर मैंने, जब मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली, तो मैंने ऐसे पर्वतों को चुना जहाँ अगर मैं उनको समिट करती हूँ तो मेरी ट्रेनिंग भी होती जाएगी। तो उसके तहत मैंने सबसे पहले मनाली का देव टिब्बा किया, 6100 मीटर का था, जिसमें मुझे रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और आइस वॉक की ट्रेनिंग मिली। उसके बाद मैंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस फ़तह किया,
वो फतह करने पर मेरा एक रिकॉर्ड बना सबसे ज़्यादा उम्र की भारतीय महिला होने का, जो एल्ब्रुस को समिट किया। उसके बाद मैंने किलिमंजारो किया, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक को मैंने फतह किया। वो मैंने 39 दिन में किया। वो भी एक रिकॉर्ड बना कि 39 दिन में 2 कॉन्टिनेंट को करने वाली मैं पहली महिला हूँ। और उसके बाद अगला जो मेरा पड़ाव था, क्योंकि ये 7 समिट में है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का मेरा लक्ष्य है। तो अभी मैंने जनवरी में अकनकागुआ किया है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। उसके पहले मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया विंटर में। वो भी एक रिकॉर्ड है कि इस एज में विंटर में एवरेस्ट बेस कैंप करने वाली मैं पहली महिला हूँ। इस तरह मेरी धीरे धीरे करके तैयारियां होती गई, साथ ही पर्वतों को मैं फतह करती गई। और 2023 में वो दिन आया जब मैं अपना सपना पूरा करने के लिए निकली। और ये सपना पूरा करने के लिए मैं 55 दिनों तक पर्वतों पे रही हूँ, हाई एल्टीट्यूड पे रही हूँ। और इन 55 दिनों का सफ़र भी काफ़ी रोमांचक रहा है, काफ़ी कठिन रहा है। तो इस तरह एवरेस्ट की शुरुआत हुई। मैं भोपाल से 31 मार्च को निकल गई थी और काठमांडू में मैं 5 से 6 दिन रही, क्योंकि 5 से 6 दिन में हमने अपनी तैयारियां की कि हमको वहाँ क्या क्या सामान लेके जाना है। वो सारी तैयारियां नेपाल में की। 6 तारीख को मैं काठमांडू से निकल गई थी ट्रैक पे, और 6 तारीख से लेके 23 तारीख तक का मेरा सफ़र काफ़ी रोमांचक और वाकई काफ़ी कठिनाई रोमांचक भरा रहा। और बहुत ज़्यादा हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने इतने अच्छे मतलब हासिल किए जो आपने चीज़ें, वो हम सब को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करा रही है। क्योंकि आपने कहा कि एक रिकॉर्ड आपने वहाँ पे बनाया, जो कि सबसे ज़्यादा उम्र के होने के बावजूद आपने हाई एल्टीट्यूड्स को जो आपने फतह किया, वो काफ़ी हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने बचपन में कभी सोचा था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं? नहीं, बचपन में कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारा बचपन एक बहुत ही साधारण तरीके से गुजरा है। हालांकि बचपन में भी मेरी बहुत ख्वाहिशें रही हैं। साधारण तरीके से बचपन गुजारने के बाद भी असाधारण काम आपने कर दिखाया। जी, धन्यवाद। जी, तो बचपन में कभी ऐसा नहीं रहा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल होती गई, वैसे वैसे मैं अपने सपने पूरे करती चली गई। तो मेरा मानना यही है कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद महिलाओं का जीवन शुरू होता है। तो हर महिला के लिए मेरा यही संदेश है कि वो अपने सपने देखना ना भूले। और जब 50 के बाद सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो डिप्रेस ना हो कि अब मुझे क्या करना है, अब वो अपने सपने पूरे कर सकती हैं। और जैसे मैंने इतना कठिन सपना देखा और उसको पूरा कर लिया, तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला जो सपना देखती है वो पूरा कर सकती है, और उसके लिए सिर्फ जुनून और जिद चाहिए। बिल्कुल ज्योति जी, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी भी पर्वत पे चढ़ने के लिए या कोई भी कठिन काम करने के लिए, तो कहा जाता है कि मानसिक तौर पे तैयार होना ज़्यादा परसेंटेज लेता है रेदर देन फिजिकल। तो आप इस चीज़ से कितना वाकिफ़ करती हैं इस बात को? नहीं, मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब इसके मानती हूँ कि आपकी जो है मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होना चाहिए जब आप पर्वतारोहण कर रहे हैं। शारीरिक भी मायने रखती है, बट अगर आपकी मानसिक हेल्थ ज़्यादा अच्छी है तो आप ज़्यादा अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पर्वतारोहण सरल काम नहीं है, पर्वतारोहण बहुत कठिन है। हर पल आपके लिए चुनौतियाँ होती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। सुबह आप जब ब्रश करने जा रहे हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कि आपका पेस्ट जो है वो आइस हो चुका है, और अब आपको कैसे ब्रश करना है। तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ गर्म पानी से ही गार्गल करके काम चलाते हैं। खाना जो है वो 10 मिनट में फ्रिज हो जाता है, तो उसको जल्दी खाना होता है। पानी, गर्म पानी जो हम इजीली यहाँ मिलता है, वो हमको 1 गिलास पानी वहाँ 100 रुपये में मिलता है। तो हर चीज़ की चुनौती है वहाँ पर। और अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग रहेंगे तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप मानसिक तौर पे कमज़ोर रहेंगे तो फिर आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी समस्याएं
नज़र आएंगी। वहाँ आप 15 दिन तक नहा नहीं पाते हैं। आपने जो 4 से 5 लेयर पहनी है वो 15 से 20 दिनों तक रहती है, वो चेंज नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए भी आपको मानसिक तौर पे तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई वाकया जो आपने जब एवरेस्ट पे आप चढ़ रहे थे, तो ऐसा कोई वाकया जो आपको आज भी भयभीत कर देता हो, ऐसा कुछ घटना घटी? घटना जो घटी है वो भयभीत करने वाली तो थी, लेकिन मैं भयभीत नहीं हुई हूँ। भयभीत होने वाली ऐसी थी कि जब हम आखिरी में समिट पुश के लिए जा रहे थे, कि जब हमको एवरेस्ट पे झंडा फहराना था, कैंप 4 से हम आगे बढ़े, और कैंप 4 से जब हम आगे बढ़े और थोड़ा ही हम करीब 100-125 मीटर आगे बढ़े थे और अचानक से वाइट आउट हुआ। वाइट आउट यानी एकदम से बादल आए और सामने सब कुछ दिखना बंद हो गया। तुरंत ही स्नोफॉल शुरू हो गया। स्नोफॉल के साथ ही आइस के कुछ टुकड़े भी हवा के साथ आने शुरू हो गए और इतना वेदर ख़राब हो चुका था कि एक अजीब सा भय मन में था। तभी पता चला कि हमारे जो साथी माउंटेनियर हैं चाइना के, उनकी डेथ हो गई है। जो सुबह हमारे साथी माउंटेनियर थे वो कहीं खो गए हैं, और इस तरह और भी बहुत सारी खबरें एक साथ आना शुरू हो गई। और ये सब सुन के और वेदर को देख के मैंने अपना अभियान क्विट किया और मैंने अपने शेरपा को जो हमारे साथी माउंटेनियर खो गए थे उनको ढूंढने के लिए भेज दिया। मैंने कहा कि माउंटेन तो कहीं नहीं जाते हैं, किसी की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मैं अपना झंडा फहराऊं। और मैंने अपने शेरपा को उनको ढूंढने के लिए भेज दिया था और मैं कैंप 4 वापस आ गई थी। तो इस तरह मैंने अपने अभियान को ब्रेक दिया और उस बंदे की जान बच गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून का वो था कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बच गई है तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है बजाय कि मैं एवरेस्ट पे झंडा फहराती। एवरेस्ट कहीं नहीं जा रहा है, एवरेस्ट पे मैं फिर ट्राई करूँगी। बिल्कुल, कितना अच्छा मैसेज यहाँ पे ज्योति जी दे रहे हैं कि किसी की जान से बढ़कर अपना सपना नहीं होता है। सपना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सपना बरकरार हमेशा रहेगा क्योंकि अगर जीवन है तो, लेकिन किसी और के जीवन को बचा देना, वो सुकून जो होता है वो मुझे लगता है कि आज मैं ज्योति जी के चेहरे पे देख पा रही हूँ। जिस तरीके से वो बता रही हैं, वो चेहरे पे उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने सबमिट नहीं कर पाया वहाँ जाकर, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सुकून उनको दे रहा है कि मैंने किसी एक के जीवन को बचा दिया। और मुझे लगता है यही आपकी सबसे बड़ी जीत है और हम सब की भी। जी। और ऐसा सुना है कि वहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारे डेड बॉडीज़ रहते हैं। तो क्या वो भी विचलित करते होंगे आपको ऊपर जाने के लिए, क्या पता हम वापस आएंगे कि नहीं? जी, वो विचलित तो करते हैं, लेकिन क्योंकि सुना था कि एवरेस्ट पे बहुत कैंप 4 के बाद में आपको डेड बॉडीज़ मिलेंगी, वो तो मैंने मतलब मेंटली प्रिपेयर होके गई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथी लोग ही डेड बॉडी में तब्दील हो जाएंगे या डेथ हो जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। और कैंप 4 से लेके जब मैं कैंप 2 तक लौटी हूँ, मेरे साथ में 3 डेड बॉडियाँ साथ में चली हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कारण रहता है कि वहाँ जाके इस तरीके की सिचुएशन सामने आती है? सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि व्यक्ति जब वहाँ इतना पैसा खर्च करके जाता है और इतनी मेहनत करके जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पुश करता है अपने आप को कि नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा और अगर अपने आप को पुश करता हूँ तो मैं फ्लैग होस्ट कर लूँगा। और कई बार इसी वजह से वो काल के गाल में चला जाता है। और दूसरा रहता है वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया है, आपकी ऑक्सीजन कम हो गई है या कुछ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड पे आपकी बॉडी के क्या रिएक्ट करेगी ये किसी को नहीं पता होता है। कई बार बहुत ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है और कई बार बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति भी समिट कर लेता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, प्रकृति है, पर्वत है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, वो चाहेंगे तो ही हम उस पर फतह कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल आप अपनी शक्ति वहाँ नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। जी। कितनी अच्छी बात, आप बहुत ही सरल शब्दों में ये बात कह रहे हो कि
प्रकृति के अगेंस्ट हम नहीं जा हाँ, सकते जी, हैं। जी। और पर्वत पे चढ़ना उसकी एक अपनी चॉइस होती है, उसका एक अपना मन होता है। वो जिस चीज़ को जैसे चाहेगी वो वैसा करेगी, और अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, ना जी, कि हम जिद से आगे बढ़ें। जी जी जी। कितनी अच्छी बात यहाँ पे सामने आती है कि अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दंड तो ज़रूर मिलता है, रूप कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ज्योति जी, जब आपने सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, तो कितना समय आप अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को देते थे, कितना समय आप डेली रूटीन में अपने आप को ट्रेन करते थे? मैं वैसे अगर देखा जाए कि जिम जा रहे हैं तो 1 घंटा है, रनिंग कर रहे हैं तो 1 घंटा है, पर मैंने अपना पूरा दिन जो है सुबह से लेकर रात तक मेरी हर एक्टिविटी एक्सरसाइज हुआ करती थी। मुझे अगर कपड़े धोने हैं तो मैं स्क्वाट पोजीशन में उनको कर रही हूँ, या मुझे इवन मेरा नहाना भी जो है वो किसी पोजीशन पे ही होके रहता था। हर चीज़ में मेरी एक्सरसाइज थी, तो मेरा पूरा दिन एक्सरसाज हर के पल आपने सपना देखा। हाँ, मैंने हर पल सपना देखा, और हर मेरा काम जो था ना उसको मैंने एक्सरसाइज के रूप में ही लिया कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो सारी चीज़ें में मेरी कोई ना कोई मसल्स ट्रेंड होती रहे, ये मैंने कोशिश की। तो समझ लीजिए कि मैंने पूरा दिन एक्सरसाइज की है, और पूरे दिन सिर्फ मेरे लिए मेरी आंखों के सामने एवरेस्ट रहा है पिछले 3 सालों से। वाह, बहुत अच्छी बात है। और एक और हमने वाक़या आपके लिए सुना था कि जब आप शायद पहला माउंटेन पे आप गए थे, तो जब आप वापस आए तो आपके बॉडी में, लंग्स में पानी भी भर गया था, तो वो क्या किस्सा था? जी जब मैं पहली बार ट्रैक पे गई थी और जब मैं लौटी तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, और जब नीचे आके मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उनका कहना था कि ये जो है आपके लंग्स में पानी भर गया है, और आज के बाद आपको पहाड़ों पे नहीं जाना है। ये पहली बार की बात थी। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव की हूँ थोड़ी जुनूनी हूँ, तो मैंने कहा एक ट्राई और करना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो जो दूसरा ट्राई था मेरा पिन पार्वती पास, और उसमें मुझे नहीं हुआ, और उसी की बदौलत मैं आगे बढ़ती चली गई। तो मेरा मानना है कि जिद है तो ज़िंदगी है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है। तो जिस तरह मैंने इस उम्र के पड़ाव पर इतना कठिन सपना देखा है, तो सब कोई देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कि अगर हम सपने देखते हैं तो सपने देखने के बाद ही वो हकीकत में तब्दील होते हैं। अगर हम सपने देखने को बंद कर देते हैं, सपने ही नहीं देखेंगे, तो हम हकीकत में तब्दील क्या करेंगे? और बहुत अच्छी पोएम के माध्यम से आपने ये समझाया कि हम उन सपनों को भी देख सकते हैं जो कभी हकीकत में थे भी नहीं, लेकिन हम उसे हकीकत में बना सकते हैं, और जो आपने कर दिखाया है इस उम्र में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन की वहाँ पर डेफिशिएट हो जाती है, लीक हो जाता है, जैसा आपने बताया, तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ बनी? हाँ, मेरे साथ तो नहीं बनी, लेकिन मेरे शेरपा के साथ ज़रूर बन गई थी कि उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, और वो बिना ऑक्सीजन के आधा पौने घंटा रहा, और आधा पौन घंटे में ही वो अजीब सी हरकतें करने लग गया था। और जब उसकी हरकतें मुझे समझ में आई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से है, तो उसको मैंने अपनी ऑक्सीजन निकाल के कुछ देर लगाई, और जब वो नॉर्मल हुआ और फिर मैंने अपनी ऑक्सीजन फिर से लगाई। ये हमारे मतलब हम लोग वॉक नहीं कर रहे थे, हम लोग टेंट में बैठे हुए थे, उसी समय की बात थी। तो ऑक्सीजन की कमी से तो बहुत सारा वहाँ पर तकलीफ़ें हो जाती हैं लोगों को। इवन वो कुछ सपने देखने लग जाते हैं, उनको रियल में जो चीज़ है वो उसके अलावा कुछ और दिखने लग जाता है, और वो अपनी सेफ्टी रोप छोड़ के उसके पीछे भाग लेते हैं। और इसी उसमें कई लोग जो कहते हैं कि कूद गए हैं, तो वो कूदते नहीं, उनको कुछ और दिखने लग जाता है और वो वहाँ उस तरफ चलने लग जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे, और हाई एल्टीट्यूड की वजह से भी जो शरीर में चेंजेस होते हैं उनसे भी बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और इस साल का जो एवरेस्ट समिट था वो काफ़ी डेंजरस रहा है। करीब 70% लोगों को फ्रॉस्टबाइट हुआ है। फ्रॉस्टबाइट यानी बर्फ़ के कारण हाथ और पैर गल गए हैं। ऐसा मतलब 70% लोग ऐसे थे जिनकी उंगलियां चली गई, पैर की उंगलियां चली गई, हाथ कट गए, पैर कट गए। तो इस साल वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब रहा।
माय गॉड, सुन के भी लगता है कि कितना कठिन वो डगर होती है जिस पे हम बहुत आसानी से एक टिप्पणी दे लेते हैं। एक खूबसूरत से पहाड़ को जब हम जितना खूबसूरत कहते हैं, लेकिन उसके मर्ज़ी के बगैर हम एक कदम भी उस पे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपने बातें बोली हैं, मुझे लगता है कि जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी जी उसके ऊपर चढ़ने के लिए जी, और जी। उसके रास्ते में जाने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस कोई भी रास्ते जी, पे पहुँच सकता जी, है। जी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैं तो फिर भी 650 मीटर से नीचे आई हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 70 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर से नीचे आए हैं और वो नहीं जा पाए हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि प्रकृति के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना वज़न आप लोग उस समय कैरी करके ऊपर तक जाते हैं? कुल मिला के हमारे शरीर पे 15 से 18 किलो वज़न होता है। उसमें हमारे समिट सूट का वज़न है, हार्नेस है, गियर्स हैं, बूट्स हैं, क्रैम्पॉन्स हैं, हेलमेट है। इन सबको मिला के करीब 15 से 16 ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो ये सब मिला के 15 से 16 किलो वज़न हम लोगों के शरीर पे होता है। क्या कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहता है जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हैं? हाँ, टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऐसे होता है कि जैसे कुंभो आइसफॉल हमको पार करना है, वो रात में ही पार कर सकते हैं। उसको दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिन में जब धूप ज़्यादा होती है तो वहाँ से आइस के जो स्लैब्स हैं वो हिलने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो वहाँ खतरा होता है, इसलिए उसको हम रात में ही पार करते हैं। समिट पुश है वो भी रात में ही करना होता है। जहाँ भी ज़्यादा आइस या स्नो है तो वो रात में ही क्लाइंब करना होता है, दिन में क्लाइंब नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो एक समय जो है वो उस अवधि में ही आप चढ़ जी, सकते हैं, जी। अन्यथा आपको अपने कैंप जी। में ही आपको उस जी, टाइम जी, पे जी, स्टे करना जी, होता है। जी। तो जितना ऑक्सीजन आप लोग लेकर जाते हैं, क्या उतना सफिशिएंट होता है या आपको बार-बार उसके लिए कुछ और कार्य करना होता है? नहीं, जो हम लोग लेके जाते हैं वो सफिशिएंट होता है। हर व्यक्ति का अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को 6 बॉटल में हो जाता है, किसी का 10 बॉटल लगता है, तो वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट हम पहले ही बता देते हैं कि नहीं हमको इतने बॉटल्स चाहिए हैं, तो वो उतने बॉटल हम लोगों के लिए रिज़र्व रहते हैं। ओके, कितना दिन आपको लगे ऊपर पहुंच के वापस आने में? ऊपर पहुंच के वापस आने में मुझे 5 दिन लगे, 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन लगे। जी। और बाकी का जो समय रहा वो आप वो बाकी का सारा समय जो रहता है वो एल्टीट्यूड पे अपने आप को नॉर्मल करने के लिए होता है कि आप 6000 मीटर पे अगर हैं तो 6000 मीटर पे आप 5 दिन 6 दिन रुक रहे हैं, 4 दिन रुक रहे हैं, फिर आप लौट के 5000 पे आ रहे हैं। तो बार बार आपका रोटेशन चलता रहता है, आप ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। तो इस तरह रोटेशन होके आप अपने बॉडी को उस एल्टीट्यूड के लिए नॉर्मल कर लेते हैं। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वाकई जब हमने पूरी बातचीत करी ज्योति जी से, तो बात सामने सिर्फ एक ही आती है, सपने देखो उन्हें पूरा करो। और जब हम उम्र की बात करते हैं तो वापस वही हो जाता है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को जो आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं? सभी को यही है कि अगर आपने सपने देखे हैं तो उसको एक जुनून और एक ज़िद की तरह पूरा करिए। और जब आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप अपनी फैमिली को लेके और सारा कुछ जो आप कर रहे हैं उसी के साथ में आप पूरा करें तो वो मायने रखता है। अगर आप सब कुछ छोड़ के कुछ अचीव कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा जब तक कि आप फैमिली के साथ नहीं होंगे। तो जो कुछ भी आपको करना है वो आप अपनी फैमिली के साथ में रह के अपने सपनों को पूरा करिए। और एक ज़िद और एक जुनून होना चाहिए आपको अपने सपने पूरे करने के लिए। बहुत अच्छी धन्यवाद। जानकारी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सफ़र जो आपने तय किया उसके बारे में आपने हमसे बातचीत करी, हमारे साथ में जो आप समय निकाल कर आए हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, हमारे साथ में ज्योति रात्रे जी थी जिन्होंने 8200 मीटर समिट किया माउंट एवरेस्ट पे हाल ही में। और इसी के साथ में आज हमने अपने कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार से संबंधित जो जानकारियाँ थीं वो आप तक पहुँचाई थी। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के बारे में भी हमने पेरेंटिंग को लेकर बातचीत की थी। तो ये कुछ तो हमने आज हमारे कार्यक्रम में लेकर आप तक पहुँचाई जानकारी। हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि नमस्कार एमपी जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक हम आपके बीच में लेकर आते हैं 12 से 1 बजे के बीच में। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।